हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोगों ने मेरी पहली वीडियोस देख ली होंगी जिसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट, सेटलमेंट ऑफ मद्रास एंड सेटलमेंट ऑफ कैलकाटा डिस्कस किया है। एंड इन दिस वीडियो we'll discuss about the settlement of Bombay. So the British settlement of Bombay took time from 1668 to 1728. मीन्स इसका सेटलमेंट 1668 से 1728 के बीच में हुआ था। सो गाइज, इस सेटलमेंट के पीछे एक छोटा सा स्टोरी है। देयर इज़ अ ब्रीफ बैकग्राउंड स्टोरी, सो वील फर्स्ट रेड अबाउट दैट। इसमें क्या हुआ था कि रिमेंबर दैट अर्लियर बॉम्बे वॉज एन आइलैंड। ठीक है, सो जो बॉम्बे का जो आइलैंड था वो गुजरात के किंग सुल्तान के अंडर में था। So the island of Bombay was under the rule of Gujarat King Sultan. तो later on क्या हुआ that इसका जो रूल था वो पोर्टुगीज के हाथों में ट्रांसफर हो गया। So the rule of Gujarat King Sultan was transferred under the control of Portuguese in 1534. Further, जो पोर्टुगीज किंग के हाथ में जो उसका कंट्रोल गया था वो ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकंड को ट्रांसफर हो गया। So the Portuguese king transferred it to the British king Charles II as a dowry on the marriage of his daughter. पोर्टुगीज किंग ने अपना ये जो रूल था, आइलैंड था बॉम्बे का, वो एज अ डाउरी दहेज में ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकंड को दे दिया। कैसे? उसने अपनी बेटी की शादी ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकंड से की थी, तो ऑन दैट मैरिज ही गेव द आइलैंड ऑफ बॉम्बे एज अ डाउरी। उसकी बहन का नाम था प्रिंसेस कैथलाइन, जिसकी शादी हुई थी चार्ल्स सेकंड से। सो फाइनली द कंट्रोल ऑफ द आइलैंड ऑफ बॉम्बे वेंट टू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश सर्वेंट्स, वी कैन से। बट द ब्रिटिश चार्ल्स सेकंड फाउंड इट इनकन्वीनियंट, फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सरसाइज हिज कंट्रोल ओवर द स्मॉल टेरिटरी फ्रॉम लिविंग इन द England, and therefore he transferred it to the East India Company for a petty annual rent. इस जो चार्ल्स सेकंड था उसको इनकन्वीनियंट हो रहा था, उसको डिफ़िकल्ट हो रहा था कि अपने एरिया में बैठकर इंडिया के अंदर रूल करना आइलैंड इस बॉम्बे के ऊपर। इसीलिए उसने अपना जो कंट्रोल था, जो अपनी जो पावर्स थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया बॉम्बे का आइलैंड एक कुछ एनुअल पेटी रेंट पे। तो ये था एक बैकग्राउंड ऑफ दिस सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे। नाउ the administration of justice in the settlement of Bombay took place in three phases. The first phase was from 1668 to 1683. 1668 to 1683. The charter, now as we read right now कि अब चार्ल्स सेकेंड ने अपनी जो पावर्स थी वो ईस्ट इंडिया को ट्रांसफ़र कर दी थी। Now they were having the control over the island of Bombay. So एक चार्टर पास किया गया था बाय द ब्रिटिश एम्पायर 1668 में, जिसमें कंपनी को ये राइट्स मिल गए थे, कंपनी को ये एम्पावरमेंट मिल गई थी दैट इट कैन मेक द रूल्स, इट कैन फ्रेम द लॉज एंड ऑर्डिनेंसेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ बॉम्बे एंड ऑल्सो टू एक्सरसाइज द जुडिशियल कंट्रोल ओवर इट थ्रू गवर्नर्स एंड ऑफिसर्स. नाउ company had a full rule, full control, it had a full power for the administration of this territory. And it also used to exercise the judicial control. जितना भी judicial matters में जितना भी administration होता था वो सब company handle out करती थी. The company was also empowered to impose punishments like fines, imprisonment and even death sentence. company को ये भी empower किया गया था कि वो punishments भी impose कर सकती है अगर कोई भी person, कोई भी native वहाँ का इन लॉज को डिसओबे करता है, तो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट्स थी, फाइन्स थे, इम्प्रिजनमेंट थी और यहाँ तक कि डेथ सेंटेंस भी वो दे सकता था. लेटर ऑन द कंपनी वॉज एम्पावर्ड टू मिंट करेंसी ऑल्सो. बाद में उसको एक और पावर मिल गई थी कि अब वो बॉम्बे के लिए करेंसी भी छाप सकता था. मिंट मीन्स टू प्रिंट द करेंसी. इन द इनिशियल स्टेज द आइलैंड ऑफ बॉम्बे वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ सूरत. As we know that there was a chief factory of the East India Company in Surat. That was the first factory which was established in 1613. तो in the beginning शुरुआत में क्या था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो रूल था, इसका जो कंट्रोल था, वो सूरत के प्रेसिडेंट एंड काउंसिल के हाथ में था. जो गवर्नर सूरत का था, सूरत की फैक्ट्री का था, वही गवर्नर बॉम्बे की कंपनी के लिए, बॉम्बे की टेरिटरी के लिए एक्स ऑफिशियो गवर्नर था. ठीक है,
तो इन लोगों ने क्या क्या रूल्स, क्या क्या लॉज बनाए इस क्या नाम है इस सेटलमेंट में. फर्स्ट, लॉज रिलेटेड टू वर्शिप एंड रिलीजन, penal offences, common rights, registration of sales, legal procedures, military disciplines, including the maintenance of law and order. So these 6 laws, they were enacted by the company. Now the charter of 1668 transferred the trading association into territorial authority in Bombay. So finally जो charter pass किया गया था, the charter of 1668, it led to a transformation of this territory of Bombay from a trading association to the territorial authority. Means एक trading hub से ये एक territorial authority में convert हो गया था. This was all in first phase from 1668 to 1683, in which we learned that how the company got the powers to rule, to control over the administration of the Bombay. Now friends, 2 more courts were established in this first phase. The first was Court of Judicature and the second was Court of Conscience. So what was Court of Judicature? This court was established to hear the civil and criminal cases. एक कोर्ट बैठाई गई थी, ये सिविल और क्रिमिनल केसेस हैंडल आउट करती थी. सिविल केसेस के लिए ये वीक में एक बार बैठती थी. It used to sit once in a week for the civil cases, and for criminal cases it used to have its sittings once in a week, once in a month. तो सिविल के लिए तो ये हफ्ते में एक बार बैठती थी और क्रिमिनल केसेस के लिए ये मंथली एक बार बैठती थी. नाउ कोर्ट ऑफ कंसाइंस. दिस कोर्ट वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड अंडर द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर. ये कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के अंदर वर्क करती थी. ये छोटे कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को थोड़े हैवी सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस हैंडल आउट करती थी, और ये जो कोर्ट ऑफ कंसाइंस थी ये पेटी सिविल केसेस को हैंडल करती थी. And the main purpose of its establishment was to impart justice to poor for free of cost. इसका main motive एक social motive था, that it used to provide the justice, it used to impart the justice to the poor who for even free of cost. तो ये they were doing a social service, and this court had its sittings once in a week. Now this was all about the first phase. Now second phase. Second phase was from 1684 to 1690. सो इस फेज में बेसिकली क्या हुआ था, इसमें एक ही चीज़ इसका मेन डिस्टिंक्ट फीचर है, दैट इसमें एडमिरल्टी कोर्ट स्टेब्लिश हुई थी बॉम्बे में. एज इन द सेटलमेंट ऑफ मद्रास वी लर्न दैट इन द सेकेंड फेज देयर वॉज इन द थर्ड फेज देयर वॉज अ सेटलमेंट ऑफ एडमिरल्टी कोर्ट इन मद्रास. नाउ इन हियर देयर इज सेटलमेंट ऑफ एडमिरल्टी कोर्ट इन बॉम्बे. So it was established in Bombay in 1684. Please remember the dates, please remember the years in which they were established. So the Admiralty Court in Bombay was established in 1684. Then इसके जो functions थे वो as same थे almost जो Admiralty Court मद्रास में थी उसके जैसे. The function of this court was almost same as that of the Admiralty Court of Madras. It also used to decide the civil and criminal cases with the rule of equity and good conscience. ये सारे criminal और civil cases को handle करती थी इक्विटी के साथ, इम्पार्शियल होके, बायस ना होके और गुड कंसाइंस के साथ. इसके जो प्रेसिडेंट एंड जज बिठाए गए थे, ही वॉज डॉक्टर जॉन. सो डॉक्टर जॉन वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट एंड जज ऑफ दिस कोर्ट, प्लीज रिमेंबर. एंड डॉक्टर जॉन वॉज ऑल्सो एम्पावर्ड टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे. अभी हमने फर्स्ट फेज में डिस्कस किया अबाउट कोर्ट ऑफ जुडिकेचर. सो डॉक्टर जॉन को वहाँ का भी चीफ जस्टिस बना दिया गया था. दिस वॉज देयर इन सेकेंड फेज. ओनली एडमिरल्टी कोर्ट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस. नाउ द थर्ड फेज. थर्ड फेज में बेसिकली एक ही डिस्टिंक्ट फीचर है, इसमें जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर थी उसका रिवाइवल हुआ है, उसमें रिफॉर्म्स हुए हैं. सो द टाइम पीरियड वाज फ्रॉम 1718 टू 1726. आफ्टर अ गैप ऑफ 30 years, you can see the second phase was from 1684 to 1690, and there was approximate a gap of लगभग 30 years का गैप है इसमें. It was from 1780 to 1726. So after a gap of 30 years, the English judicial system of Bombay revived the court of judicature in 1718. 1718 में इन्होंने इसको रिवाइव करा, इसमें रिफॉर्म्स किए. So this court consisted of one chief justice. This is a composition of this court. इसमें एक chief justice बैठता था और 9 other judges बैठते थे. ठीक है, 9 we can say puisne judges who are work under the chief justice. So उसमें से भी जो 9 जजेस में से 4 जजेस इंडियंस को रिप्रेजेंट करते थे. दे कैन बी हिंदूज, मोमडन्स, पारसीज, पोर्टुगीज और क्रिश्चियंस. ठीक है,
मतलब 9 जजेस जो होते थे वो हिंदूज हो सकते हैं, मोमडन्स हो सकते हैं, पारसी, पोर्टुगीज और क्रिश्चियन, जिसमें से कि जो 4 होने चाहिए वो इंडियंस को रिप्रेजेंट करना चाहिए. तो ये इसका कंपोजिशन था. नाउ the Indian judges were not, like as we told that out of 9, 4 were Indian. So ratio is almost fine, but still Indian judges were not given the equal status as that of the English judges. उनको बिल्कुल वही status नहीं provided था जो कि English judges को provided था. And even Indian judges को वो लोग black judges के नाम से बुलाते थे. So they were called as black judges. So now the court used to decide the civil and criminal cases with the notion of equity, justice and good conscience, and with the help of rule made by the government. So ये जो court थी civil और criminal cases देखती थी और with equity, with impartial manner and with justice. This court had its sittings once in a week. इसकी sittings once in a week होती थी. So और इसकी जो appeals होती थी, the appeals from this court lay to the court of governor and council. इसकी जो appeals होती थी वो गवर्नर एंड काउंसिल के पास जाती थी. सो बट द रिवाइव्ड कोर्ट ऑफ जुडिकेचर अडॉप्टेड इन 1718 हैड सम सीरियस डिफेक्ट्स लाइक ओवरलैपिंग ऑफ जुरिसडिक्शन. इस कोर्ट में कुछ सर्टेन डिफेक्ट्स भी थे, कुछ आउटकमिंग्स थी, लाइक ओवरलैपिंग ऑफ जुरिसडिक्शन. सो फाइनली द रिवाइव्ड कोर्ट विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1718 ऑफ कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, इट कंटिन्यूड टिल 1728. लगभग 10 years तक ये वर्किंग इसका रहा था. एंड फाइनली बाद व्हेन इट वाज रिप्लेस्ड बाय मेयर्स कोर्ट, ये तब खत्म हुई थी जब मेयर्स कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे. आई बिलीव दैट यू पीपल हैव गॉट द सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे. क्या था इसमें, क्या इसकी बैकग्राउंड स्टोरी थी, क्या इसके फेजेस थे, कैसे एडमिरल्टी कोर्ट बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुई, कैसे कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का रिवाइवेशन हुआ, क्या उसकी आउटकमिंग्स थी. आई एम श्योर इट इज़ ऑल क्लियर टू यू. फॉर एनी डाउट, एनी क्वेरीज, you can definitely write down in the comment sections. And in the last, as always, do like, comment, share, subscribe. Yeah. Okay. Bye bye. Take care. And see you soon in the next video.